साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों आप लोग काफ़ी लंबे समय से टीचिंग जो रिक्रूटमेंट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, एएमआरएस हो या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्रूटमेंट है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हैं तो एईईएस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनने का। तो पहला सवाल उठता है कि एईईएस होता क्या है और इसमें रिक्रूटमेंट कब आएगी, कैसे होती है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या नहीं है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो टीचर का स्टेटस क्या रहेगा और दूसरी बात आपकी सैलरीज़ वगैरह क्या रहेगी? फिर क्या ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जैसा एग्ज़ाम होता है तो क्या उस तरीके का सोसाइटी वाला एग्ज़ाम है कि मतलब प्राइवेट नौकरी है? नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं कि एईएस है क्या? और इसका एक नोटिफ़िकेशन काफ़ी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी ये वीडियो जो है डिटेल होने वाला है और पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दे दी थी मैंने, बट ये वाला जो वीडियो है आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होने वाला है वीडियो। तो आप लोग थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहिए, डिटेल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एईएस है क्या? तो सबसे पहले हम अगर इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे लिखा है परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था या एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ऑटोनोमस बॉडी क्या है, ये सवाल उठता है। क्या ये केवीएस एनवीएस के टीचर जैसे ही होते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय होते हैं तो वो केवीएस और एनवीएस आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडीज़ है दोनों। और आपका जो नेस्ट है जो ईएमआरएस स्कूल चलाता है, ईएमआरएस के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो जो नेस्ट है ईएमआरएस स्कूल चलाता है तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट। तो इस तरीके से आपका वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये जो है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो अगर हम एक बेसिक स्टेटस का अगर लॉजिक लगाएं तो उस केस में ये अब हमारा जो ये एनर्जी वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अब मान के चलिए केवीएस एनवीएस आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है उसके अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है। आपका नेस्ट जो है एमओटीए के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है एईएस। तो इसका मतलब ये है कि तीनों का स्टेटस भारत सरकार में सेम है कि आप केवीएस में टीचर बन जाए, एनवीएस में टीचर बन जाए, ईएमआरएस में टीचर बन जाए या एईएस में टीचर बन जाए, आप तीनों का स्टेटस बिल्कुल सेम है। तीनों ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, बस मिनिस्ट्रीज़ अलग अलग हैं। बाकी आपकी जो स्टेटस है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई का होता है। तो सेम स्टेटस है जो केवीएस एम्प्लॉई होल्ड करता है, जो एनवीएस एम्प्लॉई होल्ड करता है, जो ईएमआरएस एम्प्लॉई होल्ड करता है, सेम वही स्टेटस आपका एईएस का टीचर या एम्प्लॉय जो है वो होल्ड करता है। तो ये आपको समझ में आ गई है एईएस है क्या। तो एईएस के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा जानने के लिए हम अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। इसके साथियों थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के इस वीडियो में थोड़ा सा एंड तक देखिएगा। तो मेनली जो एईएस है आपका, ये आपका जो एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो मतलब सेटअप्स हैं पूरे भारत में, तो उसके अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो उनको एडमिनिस्टर करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में जो एईएस के हैं 30 स्कूल हैं और जूनियर कॉलेजेस हैं 16 लोकेशन में ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि ऑल ओवर द कंट्री 16 जगहों पर ये स्कूल स्थापित हैं, जिसमें 30 स्कूल ये जूनियर कॉलेजेस हैं। जूनियर कॉलेजेस आप समझ लीजिए जो 11th-12th के जो स्कूल्स होते हैं उनको काफ़ी सारे स्टेट्स में जूनियर कॉलेज भी बोलते हैं, तो आप स्कूल ही मान के चलिए इसको। तो ये इस तरीके से हैं, आप इनके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये जो है आपका जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए ये स्कूल पर्टिकुलरली बने हैं। और इनका जो स्लोगन है वो तत्वम पोषण अपाविणु है, जो कि आपका केवीएस का भी सेम ही आपका जो ध्येय वाक्य है वो सेम ही है। तो इस तरीके से आपका ये है। अब बात आती है रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट की मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल से काफ़ी चर्चा में है एईएस होता क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कल नोटिफिकेशन आया है, ये आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा हमारे चैनल पर।
रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट। तो सीधी सी बात है कि जब नई रिक्रूटमेंट आने वाली होती है तो उससे पहले का कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाते हैं, या पुराने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है कि समय के अनुसार नई पोस्ट जोड़ने के लिए या उनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किए जाते हैं, रिवाइज़ किए जाते हैं। तो वो तभी होता है जबकि एक नई रिक्रूटमेंट आने वाली होती है। तो यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, तो इसका मतलब एईएस की रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले एईएस की जो रिक्रूटमेंट है 2022 में आपको देखने को मिली थी। तो इसमें हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको रिक्रूटमेंट रूल्स आपको दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल वाली पोस्ट इतनी कोई आपकी वो नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वाइस प्रिंसिपल पर चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए आपके एईएस के नॉर्म्स के अनुसार जो नंबर ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, वो आपकी 228 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 228 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है। ऑलरेडी कुछ लोग वर्क कर रहे होंगे इसमें, तो 228 पोस्ट हैं, तो हो सकता है 100 पोस्ट पे आ जाए, हो सकता है 80 पोस्ट पे आ जाए, हो सकता है 150 पोस्ट पे आ जाए। तो डिपेंड करेगा कि कितनी पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट आती है, तो ये चीज़ें वेरी करेंगी। तो ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ दी जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ग्रेड बी की जॉब है। आपका पे लेवल जो है पे लेवल 8 रहता है, और एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में होता है, चाहे ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, सब में आपका 40 ईयर्स है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। जिन्होंने बीएससी बीएड या बीए बीएड या एमएससी बीएड वगैरह की डिग्री कर रखी है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए अलग से बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपकी बीएड है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। पीजीटी इंग्लिश में एमए इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, जिसमें हिंदी आपका एक विषय रहा हो ग्रेजुएशन में। अगर आपने संस्कृत के साथ एमए किया है तो उस केस में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में। पीजीटी मराठी के लिए मराठी होना चाहिए, तमिल के लिए तमिल होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, एमए फिर ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास। पीजीटी बायोलॉजी के लिए, देखिए बायोलॉजी थोड़ा सा फिजिक्स में आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री में आपकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री दोनों एलिजिबल हैं। पीजीटी बायोलॉजी में आपको पता है कि एमएससी काफ़ी तरीके से होती है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखो सबको बोला गया है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लांट फिजियोलॉजी is also eligible provided that they have studies botany और zoology at graduation level। तो इन सब्जेक्टों में अगर आपका पीजी है तो आप एलिजिबल हैं। पीजीटी पॉल साइंस जो है वो दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट बीइंग टॉट, ये पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे कि आपको केवीएस या एनवीएस में या ईएमआरएस में होता है। पीजीटी पॉल साइंस की कोई वैकेंसी नहीं होती है, इसमें पीजीटी पॉल साइंस की कोई वैकेंसी नहीं है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिजिबल है। और पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंस अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एलिजिबल नहीं है। बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएससी बीएड या बीए बीएड वगैरह या एमएससी बीएड वगैरह की डिग्री है, इंटीग्रेटेड डिग्री, तो आपको अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर, मतलब आपके पास इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये तो डिज़ायरेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए यहाँ पे आपकी जो पुरानी वाली क्वालिफिकेशंस है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वही रखी गई हैं। तो एक अच्छी खबर है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। तो ये जो खुशखबरी है एक तरीके से, जो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एमएससी एमसी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए 50%। अब देखिए 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया सब में है, ये मान के चलिएगा आपके पास पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एमएससी एमसी होना चाहिए 50% के साथ, बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में 50% मार्क्स के साथ, या डोएक का बी लेवल। अब देखिए यहाँ पे पुराना इन्होंने उठा लिया है डोएक, पता नहीं ये कॉपी पेस्ट मारा गया है मुझे लगता है एनवीएस या केवीएस का उठा के कहीं से। डोएक का बी लेवल है, बी लेवल अब डोएक नहीं बोलते इसको, नाइलेट बोलते हैं, तो नाइलेट का बी लेवल होना चाहिए।
या सी लेवल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई पोस्ट है यहाँ पर, तो आपके पास एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। एमएससी फिजिक्स विद 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एलिजिबल हैं। अब तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कहीं भी बीएड नहीं मांगा गया है, तो बिना बीएड वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें बोला है सब्सिक्वेंट प्रमोशन के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा बाद में, वो अलग बात है। और एज लिमिट आपकी वही 40 इयर्स है। और यहाँ पे जो आपके टीजीटी है, टीजीटी का यहाँ पे देखिए दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की ये प्रमोशन वाली पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना बेकार है। यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, तो इसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है 638 है। तो साथ ही ज़्यादा वैकेंसी आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। 30 ही स्कूल हैं एईएस के, तो समझ सकते हैं आप। बाकी अगर आप अप्लाई करें तो हो जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल टीजीटी में आपकी 35 इयर्स आपकी एज है, और बाकी जो है एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज रहता ही है। एससी/एसटी को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, महिलाओं को 10 इयर्स। तो महिलाओं को 10 इयर्स का इसमें भी रिलैक्सेशन रहता है। मान के चलिए कि अगर महिलाएं हैं तो 10 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ फॉलो की गई है जो एनवीएस या केवीएस में फॉलो की जाती है। 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच डिग्री इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट सीजीपीए। फिर उसके बाद सीजीपीए का वो दिया है इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कंसल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। और तो एग्रीगेट भी होना चाहिए, एंड जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी होना चाहिए। तो जैसे केवीएस एनवीएस में आपका 50% वाला क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि आपके पास एग्रीगेट भी, सपोज आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा सपोज़ आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है 3 साल, तो हिस्ट्री के 3 साल के नंबर जोड़े जाएंगे, जोड़ के चेक किया जाएगा कि हाँ 50% बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और एक सब्जेक्ट आपके पास ज्योग्राफी है सपोज, तो ज्योग्राफी के 3 साल के मार्क्स ऐड करके चेक किया जाएगा कि 50% बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इन तीनों क्राइटेरिया में से एक में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ 50% वाला क्राइटेरिया भी है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इस प्रकार दिया है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। फिर टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास 3 साल हिस्ट्री या ज्योग्राफी। देखिए सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी होता है 3 साल। और उसके साथ साथ आपका सपोज हिस्ट्री है तो उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट बचे, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, उन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना 3 साल कंपलसरी होता है। या सपोज आपके पास एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपके पास क्या बचा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। तो इन तीनों में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना 3 साल कंपलसरी है। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके पास 3 साल होना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ बात आ जाती है ऑनर्स वाले। देखिए यहाँ पे ऑनर्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ केवीएस के भी नोटिफिकेशन में ऑनर्स का जिक्र नहीं होता है। तो आप मान के चलिए कि जो हिस्ट्री ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और पॉल साइंस ऑनर्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स वाले एलिजिबल होंगे। शर्त ये है कि 2 साल आपने पहले 2 साल आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। सपोज हिस्ट्री ऑनर्स आपने किया है तो आपने पॉल साइंस पहले 2 साल पढ़ा हो, या ज्योग्राफी 2 साल पढ़ा हो, या आपने इकोनॉमिक्स 2 साल पढ़ा हो, इस तरीके से। और टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए आपके पास हिंदी या संस्कृत जो है वो ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। मराठी के लिए मराठी होना चाहिए, तमिल के लिए तमिल होना चाहिए, और अदर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथ और फिजिक्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है आपकी केवीएस और एनवीएस की एलिजिबिलिटी से। टीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स नाम से पोस्ट है ये, तो इसमें आपके पास मैथ और फिजिक्स जो है ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो 3 साल में पढ़ा हो तभी आप टीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। ऐसी टीजीटी केमिस्ट्री या बायोलॉजी की पोस्ट है, तो इसमें आपने केमिस्ट्री एंड एनी ऑफ बॉटनी और जूलॉजी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन पढ़ा हो। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसके साथ साथ बॉटनी या जूलॉजी कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो। तो केमिस्ट्री होना चाहिए आपके 3 साल में, और बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका 3 साल में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं।
इसके साथ-साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। बस ये है आपका। और एक टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपका वही है, बीएससी या में बीसीए या बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। बीई बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, टोएक का ए लेवल वाला एलिजिबल है। तो इसमें भी बीएड नहीं मांगा गया है, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बीएड की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। टीजीटी आर्ट के लिए आपके पास बीएफए या बीवीए की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो बीए ड्राइंग वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और आप बाकी इसको एलिजिबिलिटी को देख लीजिए। पेट के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। लाइब्रेरियन के लिए बीआईएलएस एलआईएस या बीएलआईबी यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो हैं वो एलिजिबल है यहाँ पर। यहाँ पर बीएड इसमें कुछ नहीं मांगा जाता है। एज लिमिट आपकी वही 35 ईयर्स है। और बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की भी 10 पोस्ट हैं। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है और आरसीआई से मान्यता प्राप्त कॉलेज से होना चाहिए। बस यहाँ ये है। और आपके पास सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपके प्राइमरी टीचर पीआरटी की रिक्रूटमेंट भी आती है। तो पीआरटी में आपका वो 30 ईयर्स एज है, पे लेवल 6 की जॉब होती है। और आपके पास डीएलएड, बीएलएड या इसमें डीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया है शायद, आपके पास डीएलएड या बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। और 10+2 होना चाहिए बस, 50% मार्क्स के साथ 10+2। और बीएलएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। देखिए इसमें डीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया हुआ है, तो डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर रीजनल लैंग्वेजेस की भी एक पोस्ट है यहाँ पे, तो वो भी उसकी भी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरीके से है। और पीआरटी म्यूज़िक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में 50% मार्क्स के साथ। तो पीआरटी म्यूज़िक में कोई टीचिंग एलिजिबिलिटी या सीटेट वगैरह कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये आपकी प्रिपरेटरी टीचर है, जो कि आपका एनटीटी की रिक्रूटमेंट कहलाती है। तो इसमें आपकी 55 पोस्ट रहने वाली है और 30 पे लेवल 6 की जॉब है, पीआरटी के इक्विवेलेंट होता है। और आपकी 30 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि पास एनटीटी या उसके इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए 2 साल का, या आपके पास बीएड नर्सरी होना चाहिए जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। और इसमें सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है एनटीटी के लिए। तो इस प्रकार से आपकी जो ये पोस्ट है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब साथियों एग्ज़ाम पैटर्न की बात आती है कि सर ये सब तो हमने देख लिया है, बट बात ये आती है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे होनी है, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वो सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। तो साथियों यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है आपका, आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय, वो तो प्रमोशन की बात छोड़ो, मेथड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो पीजीटी में जहाँ कोई फीडर कैडर अवेलेबल नहीं है, यानी कि प्रमोशन के लिए कोई फीडर कैडर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे 100% पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इन्होंने नहीं बोला है कि इंटरव्यू होगा आपका, ये बोला है रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो अभी स्किल टेस्ट क्या बीमारी है नहीं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको पता नहीं होगा, आप इसको नॉर्मल इंटरव्यू मान के चलेंगे। तो ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो आप अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बट आप ये समझ के चलिए यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट होना है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से होना है, यानी कि रिटन टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये पीजीटी का है।
अब टीजीटी का मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टीजीटी के मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे फीडर कैडर अवेलेबल नहीं है, जैसे आपका पीआरटी से टीजीटी प्रमोशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, आप 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे भी आपका जो टीजीटी का रिक्रूटमेंट होना है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पर होना है। अब आपको यही सवाल आपके दिमाग में होगा कि रिटन टेस्ट क्या होगा और स्किल टेस्ट क्या होगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी तो लिख सकते थे ये सीधा सीधा, पर यह इंटरव्यू नहीं लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, स्किल टेस्ट। अभी स्किल टेस्ट के ऊपर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी टीचर में आप देखिए, प्राइमरी टीचर में भी इन्होंने लिखा है कि 100% रिक्रूटमेंट बाय रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आप चाहे प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें, आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको देने होंगे। तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें, आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी आपकी 2022 में आई थी, तो मैं उसके नोटिफिकेशन के रेफरेंस से ही आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के जो प्रोसीजर है वो क्लियर कर देता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 2022 में जो AES में टीचर की रिक्रूटमेंट आई थी, बहुत सारे साथियों को पता चला होगा, बहुत सारे साथियों को नहीं पता चला होगा। तो यहाँ पे देखिए 30 स्कूल्स जूनियर कॉलेज रन करने की बात बोली गई है, और इतनी ज़्यादा भारी संख्या में रिक्रूटमेंट नहीं आती है, थोड़ी कम ही आती है। आप देख पा रहे हैं कि पिछली बार कितनी रिक्रूटमेंट आई थी, तो पीआरटी में मात्र 70 पोस्ट थी, आपकी टीजीटी फिजिक्स मैथ में आपकी 21 पोस्ट थी, कंप्यूटर साइंस में 10 पोस्ट थी। तो उसके अकॉर्डिंग है, फिलहाल बात कर लेते हैं कि इसका होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है और यहाँ सेंटर की लोकेशन दिया हुआ है, और पूरा नोटिफिकेशन आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो सीबीटी स्कीम ये देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पीजीटी के लिए आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 1 मार्क कंप्राइजिंग ऑफ जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मैथोलॉजी एंड सब्जेक्ट कंसर्न। तो यहाँ पे आपकी जो ब्रेकअप है वो क्लियर नहीं किया गया है कि कितने कितने मार्क्स का जो हर पोर्शन आना है। तो यहाँ पे आप जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मैथोलॉजी, आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज होगा, 10 नंबर का आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, 10 नंबर का आपका टीचिंग मैथोलॉजी होगा, तो ये 30 नंबर होगा। इसके अलावा आपका 70 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न होगा, और ये इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। और इसमें आपका टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो मार्क्स वो टाइम जो मिलेगा आपको 2 आवर्स 30 मिनट मिलेगा, यानी कि 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए भी सेम आपका कॉन्सेप्ट है, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 नंबर का टीचिंग मैथोलॉजी और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। 150 मिनट आपको मिलेंगे, 2 घंटा 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। सिलेबस जो रहेगा, इसमें अलग से सिलेबस इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि एज़ पर यूजीसी सिलेबस अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन सब्जेक्ट कंसर्न या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न। तो यहाँ पीजीटी में भी सेम वही है कि आपका यूजीसी सिलेबस पोस्ट पीजी तक का, टीजीटी में इन्होंने यूजीसी सिलेबस ग्रेजुएशन तक का बोला है। पीआरटी के लिए आपका देखिए 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच कंप्राइजिंग जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मैथोलॉजी एक्सेट्रा एंड सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल एज पर एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, यानी कि वही 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, 10 नंबर का आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 नंबर का आपका टीचिंग मैथोलॉजी। इसके अलावा 70 नंबर में आपकी जो सब्जेक्ट्स होंगे जो हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, वो सब सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। मेनली 4 सब्जेक्ट ही आपके पीआरटी में पूछेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, और कुछ नहीं पूछेंगे। वही 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और 150 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का। पीआरटी म्यूजिक का भी सेम ही प्रोसेस है आपका। तो यहाँ पे आपकी
चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने एक काम कर रखा है, इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि भले ही पोस्ट कम हो ज़्यादा हो, पर कम नंबर वाले को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि पोस्ट कम हो ज़्यादा हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हम कम नंबर वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोल दिया है कि सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए आपके 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए आपके 54% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे, अगर मान लीजिए हमें कैंडिडेट कम मिलते हैं और इतने, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 10 पोस्ट थी, है ना, हमें 10 लोग मिल ही नहीं पाए सपोज़ 60% वाले, तो उस केस में क्या होगा, तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 55% कर देंगे और एससी एसटी ओबीसी के लिए 49% कर देंगे, बट इससे कम हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आप 60 और 54 ही मान के चलिए, बट अगर इतने कैंडिडेट कम मिलते हैं तो 55 और 49% पे हम क्वालिफाई मान सकते हैं। वो भी तब जब हमें कैंडिडेट कम मिलेंगे। मान लीजिए 10 पोस्ट है, 10 के सापेक्ष हमें 8 ही कैंडिडेट मिल पा रहे हैं, तो उस केस में हम थोड़ा ड्रॉप करके कट ऑफ हम कर सकते हैं, बट 49% से कम हम करेंगे ही नहीं। मान लीजिए 55% और 49% मिला के हमें 10 में से मान लीजिए 8 ही लोग मिल रहे हैं, तो हम 8 ही लोगों का स्किल टेस्ट करा देंगे, हम 2 लोगों के लिए और मेरिट नहीं गिराएंगे। तो 49% तो लाना कंपलसरी है, चाहे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कोई भी हो, और 55% लाना बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे यूआर ईडब्ल्यूएस हो। इससे कम में अगर कैंडिडेट भी कम रहे तो भी सिलेक्शन नहीं होना है। इसके अलावा स्किल टेस्ट, जो आपका रिक्रूटमेंट रूल्स में बार बार आ रहा था, स्किल टेस्ट क्या होगा, तो स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा यूनिक किस्म का इनका स्किल टेस्ट है, तो जो कि केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो स्किल टेस्ट में क्या है, मैं पढ़ के बता दूँ। द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, शैल conduct on go no go basis. The test shall be chalk and board based test for teaching skill. Candidate shall be given subject oriented topic. Candidate have to demonstrate his teaching or teaching ability to committee. Candidate shall be given go and no go based on their performance in the skill test. तो आप जैसे केवीएस का इंटरव्यू होता है तो आप देखते हैं, या एनवीएस का इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहले आपको डेमो टीचिंग करनी होती है। डेमो टीचिंग पर बेस्ड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपको बैठा लिया जाता है, और फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, जो कि डेमो टीचिंग से अलग होता है। तो वहाँ पे देखिए 2 चीज़ें थी, आपका एक इंटरव्यू था और डेमो टीचिंग थी, 2 कॉम्पोनेंट थे आपके इंटरव्यू में। यहाँ पे जो इंटरव्यू वाला कॉम्पोनेंट है वो नहीं है, सिर्फ डेमो टीचिंग वाला कॉम्पोनेंट है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपको जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ जो है डेमो टीचिंग करनी है। तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, हो सकता है आपके पसंद का टॉपिक हो सकता है वो खुद भी दे दें, तो आपको तैयार होकर जाना है कि कुछ भी टॉपिक मिल सकता है। तो वो टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर बेस्ड आप डेमो टीचिंग करेंगे। डेमो टीचिंग पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद वो आपको गो और नो गो करेंगे। गो मतलब येस, और नो गो मतलब गो मतलब क्वालिफाइड, और नो गो मतलब डिसक्वालीफाइड। अब ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो या तो आप क्वालिफाई होंगे या डिसक्वालीफाई होंगे, मतलब ब्लैक एंड वाइट में है, या तो आप इन हैं या तो आप आउट हैं। तो आप सीधी सी बात है, इंटरव्यू में क्या होता है, किसी को कम नंबर मिल जाते हैं तो वो सीबीटी के नंबर के बेसिस पर, रिटन के नंबर के बेसिस पर सेलेक्ट हो जाता है। किसी को रिटन में कम नंबर मिलते हैं तो इंटरव्यू के नंबर के बेसिस पर सेलेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सीबीटी में कितने भी अच्छा नंबर लेके आए हो, बट अगर आपको इंटरव्यू में नो को, स्किल टेस्ट में नो को कर दिया, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो एक तरीके से 2 धारी तलवार है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं है, स्किल टेस्ट के कोई भी नंबर नहीं है। कमेटी को आपको मतलब आपको मनाना पड़ेगा, इंश्योर कराना पड़ेगा कि हाँ आप टीचिंग के लिए परफेक्ट हैं, तो बस वो आपको गो कर देंगे, हो गया काम, आपका क्वालिफाई हो गया। अगर वो कर दिया उन्होंने नो गो, तो फिर आप सीबीटी में कितने भी अच्छे नंबर लेके आए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई है स्किल टेस्ट में, मार्क्स इसके कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए। तो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोला है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर 1 पोस्ट होती है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 2 पोस्ट होती है तो 8 लोगों को बुलाया जाएगा, 3 पोस्ट होती है कहीं पे तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा, 4 पोस्ट होती है तो 12 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 पोस्ट होती है, 5 से 10 के बीच में होती है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ द वैकेंसी, यानी कि मान लीजिए 7 हैं, 7 पोस्ट हैं तो 7 दूनी 14 कर देंगे। राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर एंड
प्लस 4। तो इस तरीके से वो अपना इनका फॉर्मूला है। और एक्सीडिंग 10 ने अगर 10 से ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास 14 वैकेंसीज़ हैं, है ना, तो 14 वैकेंसीज़ हैं, तो उस केस में 21 प्लस 3 तो यानी कि 24, बट नॉट लेस देन 24, यानी कि 24 से कम। यहाँ 24 हो गया। अगर मान लीजिए 14 की जगह 12 वैकेंसीज होती तो 18 प्लस 3 21 होता, तो उसको बढ़ा के 24 कर लिया जाता। तो इस तरीके से इनका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में पढ़ के ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। हम स्किल टेस्ट की बात कर रहे थे। तो स्किल टेस्ट में आपका क्या होना है कि एम्पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कैंडिडेट्स हु आर अवॉर्डेड एज गो इन स्किल टेस्ट विल only be empaneled in the order of merit based on marks secured in CBT. Candidates who are awarded no go in skill test will not be considered for empanelment irrespective of their merit in CBT. यानी कि जिनको गो मिला है, यानी कि जो क्वालिफाइड है स्किल टेस्ट में, उनको CBT के मेरिट के क्रम में लगा देंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि स्किल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं है, उसमें आप क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं यानी कि आपको गो मिला है, तो उस केस में आपके CBT के क्रम में आपको लगाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। CBT के क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे मेरिट के क्रम में। अगर आपको नो गो मिला है यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उस केस में आपके CBT में कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आपको नौकरी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप पूरी तरीके से आउट हैं। तो पहले आपको स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होना है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट में मान लीजिए 10 लोग क्वालिफाई हो गए, उसमें मान लीजिए 5 वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें क्या करेंगे, शुरू के जो 5 लोग होंगे CBT के मार्क्स के हिसाब से टॉप मेरिट में, उन 5 लोगों को उठा लिया जाएगा। ये मान के चलिए। अगर किसी के CBT में मार्क्स इक्वल हैं, टाई हो रहा है, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा। एज भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जो कि हर जगह होता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल टू बी एम्पैनल्ड सेलेक्टेड shall be equal to the number of vacancies advertised in the waiting list of the candidates equal to the number of vacancies advertised shall be prepared for the rest of the empaneled candidates out of the merit। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी, तो मतलब जितनी वैकेंसीज आई हैं उसके रेस्पेक्ट में उतने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, और उतने ही कैंडिडेट की एक वेटिंग लिस्ट तैयार करके रखी जाएगी कि अगर कोई नौकरी छोड़ता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो उनमें से वेटिंग लिस्ट में से उन कैंडिडेट्स को उठा के नौकरी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न आपका है। कैंडिडेट फ्रॉम सेलेक्ट लिस्ट विल बी ऑफर्ड द पोस्ट अगेंस्ट वैकेंसीज एज एंड व्हेन वैकेंसी अराइजेज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो कभी कभी वैकेंसीज जो है एस्टिमेटेड वैकेंसीज होती हैं, बट उस समय की ज़रूरत नहीं होती है, तो कुछ दिन आपको वेट करना ही पड़ सकता है। जैसी वैकेंसी अराइज होगी वैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। द वेट लिस्ट विल बी ऑपरेटेड इफ द कैंडिडेट फ्रॉम सेलेक्टेड लिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट डू नॉट ज्वाइन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको उसकी जगह पे वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट को जो है वो अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेडिकली फिट होना चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो सबको चाहिए ही होता है, तो इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट की बात ज़्यादा फालतू में पढ़ना बेकार है। तो इस तरीके से आपका ये नोटिफिकेशन होता है। तो आपका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, स्किल टेस्ट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने टोटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है AES के रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप मुझसे वीडियो के में कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी रख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। आपके कुछ भी सवाल होंगे उनके पर्सनलाइज जो रिप्लाई है वो देने का प्रयास किया जाएगा। जो भी क्वेरी होगी, जेन्युइन क्वेरी होगी, तो मेरा रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। और हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी हैं। बहुत सारे साथी जो है टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ के रहिए, क्योंकि अक्सर वीडियो थोड़ा लेट आता है, बट व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर चीज़ें जो हैं जल्दी अपडेट कर जाती हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।